आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ जियोग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 डिस्ट्रिक्ट्स alone account for 80% of कोविड केसेस। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। संयुक्त प्रयासों से दिल्ली में कुछ हफ्तों में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन पद्धति का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। 8 जुलाई तक 6,79,831 टेस्ट कर दिए गए हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर 35,780 टेस्ट। अब प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि होने पर भी एक्टिव केसेस पर नियंत्रण है। 9 जुलाई को दिल्ली में लगभग 23,452 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट 72% से अधिक है। डबलिंग रेट बढ़कर 29.7 डेज यानी कि लगभग 30 दिन हो गई है। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हमने कोविड के मैनेजमेंट में अभी तक संतोषप्रद कार्य किया है। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज दैट इन स्पाइट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 1.3 बिलियन पीपल, इंडिया हैज बीन एबल टू मैनेज कोविड रिलेटिवली वेल। नाउ व्हेन आई से दैट वी हैव बीन एबल टू मैनेज this disease, this infection relatively well, what is it that I am implying? What we are trying to explain here is that if you look at cases per million population, it still remains amongst the lowest in the world. Today we have 538 cases per million population. This is as per WHO situation report. And you have figures for other countries also, from Americas, from Europe, and from other parts of the world. We are trying also to emphasize the point that case per million population in some countries are at least 16, 17 times more than what it is in India. Similarly, if we look at death per million population, again, the scenario in India is amongst the lowest in the world. We have 15 deaths per million population, whereas we have countries where it is 40 times as much. This is another fact that I would like to emphasize for your consideration, which is that if you look at the gap between these two worms here, representing the active cases, that is the cases which are presently either hospitalized and under treatment or are at home isolation being monitored. So that group of people and recovered cases, people who have recovered and gone home, that gap is progressively increasing. So the gap between active cases and recovered cases is progressively increasing. Today, we have 4,76,000 odd recovered cases and only 2,69,000 odd active cases. So when we talk of caseload of COVID in India, caseload is 2,69,000 people. That is important because this tells us that at the end of the day, we have managed a situation where our healthcare infrastructure is not unduly burdened, is not creaking because of the pressure. So that is the significance of this slide. Now, in absolute numbers, we have told you that the active cases are 2,69,789.
and recovered cases are 4,76,378. यहां हम ये निवेदन आपके समक्ष करना चाहते हैं कि जो रिकवरीज हैं वो लगभग दुगनी 1.75 टाइम्स हो गई हैं एक्टिव केसेस की तुलना में। यानी जितने लोग अस्पतालों में एडमिशन के लिए जा रहे हैं उससे कहीं अधिक संख्या में लोग अस्पतालों से डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हम आपको रिकवरी रेट की जो बदलने की दर है, रेट ऑफ चेंज आपको दिखा रहे हैं, कैसे रिकवरी रेट राइज कर रहा है। आप देखेंगे कि 10% से ये 26% हुआ, फिर 47% हुआ 31 मई तक, और 9 जुलाई को ये 62% हो गया है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिकवरी इज एप्रिशिएबल। ये कुछ जनसंख्या से संबंधित और आयु वाली जनसंख्या से संबंधित आंकड़े हैं। इसमें हम आपको ये बता रहे हैं कि यदि आप देखें कि 14 बरस से कम की आबादी का हिंदुस्तान की कुल आबादी में क्या प्रतिशत है, तो वो 1%, वो 35% है। उस 35% आबादी में कोविड डेथ्स 1% हुई हैं। 15 से 29 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 18% हैं, और इस आयु वर्ग में कोविड की जो डेथ्स हैं वो केवल 3% हुई हैं। 30 से 44 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 22% है, और इस एज ग्रुप में कोविड की जो डेथ्स हैं वो 11% है। तो अगर आप इस पूरे ब्लॉक को एक साथ देखें, यानी 14 साल से कम के आयु से लेकर 44 वर्ष की आयु तक के लोग, तो इसमें जो कोविड से रिलेटेड डेथ हैं वो केवल 15% हुई हैं। लेकिन साथ ही हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक हाई रिस्क पॉपुलेशन भी है। ये वो लोग हैं जो 55 वर्ष से ऊपर की, 45 वर्ष से ऊपर की आयु के हैं। 45 से 59 वर्ष की आयु में आप देखेंगे कि कुल जनसंख्या का ये 15% है, जबकि इसमें कोविड की जो डेथ है वो 32% है। 60 से 74 वर्ष की जो आयु के लोग हैं वो भारत की जनसंख्या का 8% है, लेकिन इसमें कोविड से जो डेथ हुई हैं वो 39% है। और 75 वर्ष से अधिक आयु के उम्र दराज जो लोग हैं वो कुल आबादी का 2% हैं, लेकिन यहाँ जो कोविड से डेथ हुई हैं वो 14% है। यानी इसका निचोड़ ये है कि भारतवर्ष की 25% आबादी जो 45 वर्ष से लेकर ऊपर की आयु की है, 75 वर्ष से ऊपर तक की, उसमें 85% कोविड रिलेटेड डेथ हुई है। तो ये आयु वर्ग है जिस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, भारत सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी और यूटी एडमिनिस्ट्रेशंस को भी। इसको हम फिर फर्दर आपको और ग्रैनुलर बेसिस पर ये बता रहे हैं कि पीपल हु आर बिटवीन 60 to 74 years of age, they constitute 8% of India's total population. However, they also show 39% of COVID-linked deaths. And people who are more than 75 years are 2% of India's population, but they show 14% of COVID deaths. So this is a brief summary that I wanted to present before you. Thank you. संयुक्त प्रयासों से दिल्ली में कुछ हफ्तों में काफी सुधार हुआ है। दिल्ली में रैपिड एंटीजन पद्धति का बड़े स्तर पर उपयोग किया जा रहा है। टेस्टिंग की भी क्षमता को बढ़ा दिया गया है। 8 जुलाई तक 6,79,831 टेस्ट कर दिए गए हैं, यानी 10 लाख की आबादी पर 35,780 टेस्ट। अब प्रतिदिन लगभग 20,000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्टिंग क्षमता में वृद्धि होने पर भी एक्टिव केसेस पर नियंत्रण है। 9 जुलाई को दिल्ली में लगभग 23,452 एक्टिव केसेस हैं। रिकवरी रेट 72% से अधिक है। डबलिंग रेट बढ़कर
29.7 डेज यानी कि लगभग 30 दिन हो गई है। 1 जून को दिल्ली में जहां 4,456 हॉस्पिटल बेड उपलब्ध थे, आज 15,096 बेड उपलब्ध हैं। 8 जुलाई को इनमें से लगभग 10,237 बेड खाली थे, यानी कि लगभग 68%। ये सब आंकड़े मैं इसलिए साझा कर रही हूं क्योंकि हम दिल्ली वासियों को आश्वस्त कराना चाहते हैं कि हम सब मिलकर उनके लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करने के लिए प्रयासरत हैं। DRDO द्वारा स्थापित सरदार वल्लभ भाई कोविड हॉस्पिटल इस पूरे अभियान में एक गेम चेंजर के रूप में सामने आया है, जिसने दिल्ली में ही नहीं देश में पहली बार थोड़े ही समय लगभग 12 दिन में श्रेष्ठ सुविधा दिल्ली वासियों के लिए उपलब्ध करा दी है। सरकार की ओर से हम फिर से DRDO, आर्म्ड फोर्सेस और निजी क्षेत्र के जो प्रमुख योगदानकर्ता थे उनकी तरफ अपना आभार प्रकट करते हैं। राधा स्वामी सत्संग, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस और दिल्ली सरकार ने मिलकर जो 10,000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर को क्रियान्वित किया है, वो भी इस विशाल स्तर पर एक बहुत ही अनूठा और देश का सर्वप्रथम प्रयास रहा है। हमारा सबसे आग्रह है कि सरकार के प्रयासों में अपना सहयोग दें तथा राष्ट्रीय दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करें, ताकि हम सब मिलकर कोविड-19 के संक्रमण की चेन को तोड़ने में सफल हों। आज भी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने ये स्पष्ट किया है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक के बाद कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज नहीं है। हमारे यहाँ कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज ऐसे हैं जहाँ लोकलाइज्ड आउटब्रेक्स हुई हैं। ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे देश में 49 districts alone account for 80% of COVID cases। तो जहां 733 से अधिक जिलों वाले देश में 49 जिले ही 80% से अधिक केसेस को दर्शा रहे हों, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। हमारा ये भी मानना है कि जहां भी एक्टिव केसेस होते हैं, यदि हम निर्धारित प्रोटोकॉल का पालन करें तो हम 72 घंटे में यानी 3 दिन में जितने भी क्लोज कांटेक्ट हैं एक्टिव केसेस के, उनको ट्रेस और ट्रैक कर सकते हैं। तो ऐसा वातावरण जहां आप क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस और ट्रैक करने की स्थिति में हो, वहां कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात करना संभवतः जस्टिफाइड नहीं है। अब जो दूसरा प्रश्न था आपका, मैं उसका व्यापक परिप्रेक्ष्य, द ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मस्ट ऑल्सो बी अंडरस्टूड, देन वी विल कम टू व्हाट ICMR इज डूइंग। इस समय पूरे विश्व में 100 से अधिक वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो अलग अलग ट्रायल की स्टेज पर है। भारत के लिए संतोष की बात यह है कि 2 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट हैं जो कि एंटायरली इंडिजिनस वैक्सीन कैंडिडेट हैं। इसमें एक भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड की वैक्सीन है और दूसरी मेसर्स कैडिला हेल्थ केयर की वैक्सीन है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ICMR के साथ सहयोग कर वैक्सीन का डेवलपमेंट कर रहा है। इन दोनों वैक्सीन्स ने एनिमल टॉक्सिसिटी स्टडीज पूरी कर ली हैं प्रॉपर अप्रूवल लेने के बाद। एनिमल टॉक्सिसिटी की जो स्टडीज हैं वो होती हैं चूहे पर, वो होती हैं गिनी पिग पर, वो होती हैं रैबिट पर। सो दीज स्टडीज हैव ऑलरेडी बीन कंक्लूडेड एंड द टॉक्सिसिटी डाटा in respect of both these vaccines has been shared with the Drugs Controller General of India. Thereafter, the Drugs Controller General of India has permitted these 2 vaccines to go in for phase 1 and phase 2 clinical trials. phase 1 और phase 2 clinical trials की जो sites हैं, यानी जिन जगहों पर वो ट्रायल होगा, वो फाइनलाइज की जा चुकी हैं और अब इसको प्रारंभ होना, यानी अभी ये प्रारंभ नहीं हुआ है। हम आशा करते हैं कि जो सिलेक्टेड साइट्स हैं और जो गिवन अप्रूवल है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल का, उसके आलोक में
ये वैक्सीन ट्रायल जल्दी ही प्रारंभ होंगे और इनके नतीजे जब भी आएंगे हम आपके समक्ष रखेंगे। हम लोग राज्यों के साथ निरंतर संवाद में रहते हैं और हम राज्यों को बार बार ये आवश्यकता बताते हैं कि जहां केसेस की संख्या स्टेबलाइज भी हो गई है वहां भी हम अपने एफर्ट्स को स्लैकन नहीं कर सकते। हमें अभी भी पूरे जोश के साथ कुछ गतिविधियां करनी है। वो गतिविधियां क्या हैं? एक, जहां भी नए केस आते हैं वहां कंटेनमेंट एरियाज का निर्धारण हो। दो, जब कंटेनमेंट एरियाज का निर्धारण हो गया तो उस कंटेनमेंट एरिया के भीतर हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च हो। तीन, तुरंत टेस्टिंग हो, उसके लिए टेस्टिंग को रैंप अप करना आवश्यक है, जो हमने दिल्ली में करके दिखाया है सबके सहयोग से, दिल्ली सरकार के सहयोग से, भारत सरकार के सहयोग से, अन्य संस्थाओं के सहयोग से। और जब आप रैंप अप करते हैं टेस्टिंग को तो जो भी नए केस आते हैं उनको आप तुरंत आइसोलेट करें और उनका ट्रीटमेंट करें। आपने ये पाया होगा कि जिन शहरों में या जिन इलाकों में ये गतिविधि जहां भी कुछ धीमी होती है तो केसेस की तादाद बढ़ जाती है। तो ये मान के चलना होगा कि ये प्रतिदिन की लड़ाई है जिसमें कि हम अपने एफर्ट्स में कमी ना आने दें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।